एपिसोड की शुरुआत होती है और हम देखते हैं सतोरू को, जो कि ड्रैगन को कहता है कि हम तुम्हारे अल्टीमेट इम्प्रिजमेंट का क्या करें जो कि तुम्हारे ऊपर हीरो ने लगा रखा है, क्योंकि मुझे बुरा लगेगा अगर मेरा दोस्त 300 साल तक यहाँ पे बंद रहेगा। तो ये ड्रैगन इसे दो आंखों से देखने लग जाता है। तो यहाँ पे सतोरू कहता है कि मुझे वो पपी वाला लुक देने की कोई जरूरत नहीं, ये लड़कियों पे अच्छा लगता है पर तुम जैसे ड्रैगन पे नहीं। ये ड्रैगन सतोरू को कहता है अगर सतोरू इसे यहाँ से आजाद करा सकता है तो काफी खुशी होगी उसे, क्योंकि इसके पास सिर्फ 100 ही साल बचे हुए जब तक इसका मैजिक खत्म नहीं हो जाता। तो सतोरू समझ जाता है ये केव इसकी मैजिक को सोख रहा है, इसी वजह से ये केव इतना हरा भरा है। जिसके बाद ये पूछता है जब इसकी मैजिक खत्म होगा तो क्या होगा। ये कहता है कि ज्यादा कुछ नहीं, बस मैं मारा जाऊंगा। सतोरू कहता है ये तो काफी दिक्कत वाली बात है और वो ट्राई करने का फैसला करता है। जिसके बाद वो अपनी सिस्टम को यहाँ पे इस पूरे सेल को कंज्यूम करने के लिए कहता है, पर यहाँ पे ये फेलियर दिखा देता है क्योंकि ये पूरे सेल को कंज्यूम नहीं कर सकता क्योंकि इसके ऊपर एक प्रोटेक्शन डली हुई है। सतोरू सोचता है कि लगता है वो कुछ भी नहीं कर सकता, पर ड्रैगन सतोरू को हार मानने के लिए मना करता है और दोबारा से ट्राई करने के लिए कहता है। सतोरू फिर दोबारा से ट्राई करता है तो सिस्टम स्कैन करने में कामयाब हो जाता है। जिसके बाद सतोरू इसे बताता है कि सिस्टम इसे कह रहा है इसे अल्टीमेट इम्प्रिजमेंट को दोनों तरफ से स्कैन करना पड़ेगा, अंदर से भी और बाहर से भी, पर ये अंदर से स्कैन नहीं कर सकता और दूसरा रास्ता ढूंढने में काफी ज्यादा समय लग जाएगा। तो ड्रैगन इसे कहता है कि इतने समय से ये रुकना चाहता है, तो ये इसे कहता है क्या तुम मेरे पेट में आना चाहोगे। सतोरू इसे बताता है ये अपनी स्किल की मदद से इस पूरे इम्प्रिजमेंट को स्कैन करेगा, वो भी बाहर से, और वहीं पे वो अंदर से इसे डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेगा जिसमें काफी समय लग जाएगा, पर वो अपनी गुफा से तो बाहर निकल पाएगा। तो ये कहता है ये काफी इंटरेस्टिंग लगता है, प्लीज इसे करो। सतोरू इसे कहता है ठीक है, मैं अपने प्रेडिएटर मोड ऑन करके पूरे इम्प्रिजमेंट को अपने अंदर ले लूंगा और हम दोनों की जो सोल है वो एक जैसी हो जाएगी। पर ये ड्रैगन इसे कहता है कि इससे पहले कि मैं तुम्हारे पेट के अंदर जाऊं मैं तुम्हें कुछ नाम देना चाहता हूं और तुम भी मुझे कुछ नाम दो। जैसे कि तुम सब इंसानों के पास फैमिली नेम होते हैं, वैसे ही मैं भी तुम्हें एक नाम दूंगा जो कि एक सरनेम भी होगा और तुम्हारा नाम भी होगा जो कि तुम्हें प्रोटेक्शन देगा। तुम्हारे पास अभी भी कोई नाम नहीं है, जब तुम्हारे पास नाम आ जाएगा तो तुम एक पक्के मॉन्स्टर बन पाओगे। तो यहाँ पे सतोरू इसे कहता है कि तुम्हारा सरनेम टेम्पेस्टो कैसा रहेगा। तो ये ड्रैगन कहता है ठीक है, मेरा आज से नाम वेल्डोरा टेम्पेस्टो है और तुम्हारा नाम मैं रेमरू रखता हूँ, रेमरू टेम्पेस्टो। और अब सतोरू को भी नाम मिल चुका होता है, इसी वजह से सिस्टम इसे कहता है कि नाम मिलने की वजह से उसे कई सारे फायदे मिलने वाले। रेमरू फिर वेल्डोरा को अपने अंदर संभाल लेता है और धीरे धीरे सिस्टम जो है उसे प्रोसेस करने लग जाता है। प्रोसेस करते हुए रेमरू के अंदर किसी तरह वेल्डोरा फिट हो जाता है, पर वेल्डोरा के जाने के बाद रेमरू को काफी अकेला फील हो रहा होता है। हमें फिर बताया जाता है जिस केव में वेल्डोरा सीड था वो जगह ग्रेट फॉरेस्ट ऑफ जूरा के अंदर आती है। ग्रेट फॉरेस्ट ऑफ जूरा के एरिया में कई सारे अलग अलग कंट्रीज भी है, जिनमें से एक को हमें दिखाया जाता है जिसे किंगडम ऑफ ब्लूमूड कहा जाता है, जहां हम देखते हैं मिनिस्टर बैरनवेल यार्ड को और उन्हीं के साथ एक और पर्सन होता है जो कि गिल्ड मास्टर है जिनका नाम फ्यूज है। इन दोनों को खबर पहुंच चुकी होती है कि वेल्डोरा अपने केव से आजाद हो चुका है। इसका मतलब वो मॉन्स्टर तबाही मचाने के लिए कहीं ना कहीं तो जाएगा और इस चीज का फायदा उठाते हुए ईस्टर्न किंगडम इनके ऊपर हमला कर सकता है, जिसके बाद इनका जो एम्पायर है वो पलक झपकते ही तबाह हो जाएगा। फ्यूज देखता है कि बेलियार ठीक से नींद भी नहीं ले रहा है, तो ये से कहता है कि ठीक है मैं इस चीज की जांच करूंगा और पता लगाऊंगा कि आखिरकार वेल्डोरा कहाँ गायब हो गया। वहीं पे मैं दिखाया जाता है केव की यहाँ पे, जहाँ इन सब चीज से अनजान की बाहर कितनी तबाही मच चुकी है। यहाँ पे हमारा रेमरू घूम रहा होता है और साथ ही साथ ये भी सोच रहा होता है कि वेल्डोरा का खाए हुए से कितने दिन हो चुकी है। पर यहाँ पे रेमरू काफी नई नई चीजें ट्राई कर रहा होता है, वो साथ ही साथ कई सारी नई नई टेक्निक भी सीख चुका होता है अपनी सिस्टम की मदद से। इसके पास नई नई चीजें आ जाती है जैसे कि वाटर ब्लेड और वाटर मूवमेंट, कई और नई नई चीजें एक्सप्लोर कर रहा होता है। अलग अलग चीजों को ऑब्जर्व करके ये नए नए स्किल्स को सीख रहा होता है। उतने में इसका मुकाबला एक स्नेक से हो जाता है जो कि काफी बड़ा होता है, पर रेमरू हार नहीं मानता और अपने वाटर ब्लेड से स्नेक के ऊपर हमला कर देता है और उसे ढेर कर देता है। रेमरू काफी ज्यादा ताकतवर हो चुका होता है, जिसके बाद सोचता है कि अगर स्नेक को अब्सॉर्ब कर लेगा तो इसकी एबिलिटी इसके पास आ जाएगी। ये इसे अब्सॉर्ब करने में थोड़ा हिचकिचाता है, पर ये इसे अब्सॉर्ब कर लेता है, जिसके बाद इसके पास पॉइजन ब्रीदिंग और हीट सेंस भी आ जाती है। और नई स्किल पाने के बाद रेमरू काफी ज्यादा खुश हो जाता है, जिसके बाद वो फैसला करता है वो और स्किल को पाएगा। जिसके बाद ये अलग अलग मॉन्स्टर से लड़ने लग जाता है और इनकी स्किल लेने लग जाता है। ये चीज करते हुए काफी सारे दिन बीत जाते हैं और रेमरू कई सारे मॉन्स्टर की स्किल लेने में कामयाब हो जाता है और साथ ही साथ उसका एक बैट से भी पाला पड़ता है, जिसकी वजह से अब रेमरू बोल पा रहा होता है और धीरे धीरे करके रेमरू शब्द सीखता है, जिसके बाद वो बोलने लग जाता है। रेमरू को काफी अच्छा लग रहा होता है कि वो बोल पा रहा है और देखते ही देखते वो एग्जिट गेट तक पहुंच जाता है। रेमरू सोचता है आखिरकार वो यहाँ से कैसे निकलेगा। रेमरू सोचता है शायद उसको वाटर ब्लेड का यूज करके इस दरवाजे को तोड़ देना चाहिए। उतने में दरवाजा खुल जाता है और हम देखते हैं कुछ इंसान वहां से बाहर आ जाते हैं। रेमरू छुप जाता है क्योंकि उसे लगता है ये इंसान जैसे उसे देखेंगे वो इसे मारने लग जाएंगे, पर ये इंसान यहाँ पे एडवेंचर के लिए आए होते हैं, यानी कि एडवेंचर्स है। और रेमरू सोचता है आखिरकार इसे इंसानों की बात समझ में कैसे आ रही है, जिसके बाद सिस्टम इसे बताती है कि इसकी मैजिक सेंस की वजह से ये इनकी भाषा समझ पा रहा है। रेमरू फिर सोचता है ये इनसे बात करने के लिए जाए कि नहीं, इन्होंने अगर बोलते हुए स्लाइम को देख लिया तो ये लोग उसके ऊपर हमला कर देंगे। तो इस वजह से रेमरू इनसे बात नहीं करता और उस केव से किसी तरह बाहर निकल आता है। हम देखते हैं रेमरू को जो कि जंगल में घूम रहा होता है और वो सोच रहा होता है कि
आखिर कितने दिन हो गए वो बाहर नहीं आया और बाहर का कुछ भी नहीं देगा। जिसके बाद वो देखते हैं इसके सामने पूरे गॉब्लिन की आर्मी खड़ी हो जाती है। रेमरो को लगता है ये लोग इसके ऊपर हमला करने वाले। रेमरो सोचता है कि लगता है वेल्डोरा को सुनाने के लिए इसके पास कहानी आ चुकी है। और उतने में ये गॉब्लिन्स रेमरो से पूछते हैं आप जैसे ताकतवर जीव यहाँ पे क्या कर रहे हैं। रेमरो सोचता है कि अगर इसे बात करनी है तो इसे यहाँ पे बैट की स्किल का यूज करना पड़ेगा। जिसके बाद वो काफी जोर से चिल्लाता है जिसकी वजह से ये सभी के सभी बेहोश होने लग जाते हैं। उतने में ये लोग कहते हैं हमें आपकी ताकत का अंदाजा है सर, ये सब बंद कर दीजिए। यहाँ पे रेमरो कहता है क्या तुम मेरे बारे में बात कर रहे हो। ये लोग कहते हैं कि हाँ हम इतने बड़े बेवकूफ नहीं है कि आपकी ताकत को महसूस ना कर पाए। फिर हम देखते हैं ये सारे गॉब्लिन्स रेमरो को अपने विलेज के यहाँ पे ले आते हैं जहाँ पे विलेज के एल्डर रेमरो का स्वागत करते हैं और यहाँ पे अपना परिचय देते हैं। इनके पास कोई भी नाम नहीं होता है। रेमरो कहता है कि आखिरकार आप सभी को मुझसे कैसा फेवर चाहिए। तो यहाँ पे विलेज के एल्डर से कहते हैं आपने मॉन्स्टर की अनयूजुअल एक्टिविटी देखी होगी। हमारे गॉड 1 महीने पहले डिसअपीयर हो गए जिसके बाद से ये सारे मॉन्स्टर हमें हरास कर रहे हैं, हमें बुली कर रहे हैं जिसकी वजह से कई सारे मॉन्स्टर हमारे मारे भी गए। हमारे पास इतनी जनसंख्या नहीं है कि हम अकेले उनसे लड़ सके। हमने पूरी कोशिश की उनसे लड़ने की पर हम हार गए। पर रेमरो कहता है जैसी उम्मीद आपने मुझसे लगाई है मैं वो नहीं कर सकता शायद से। पर यहाँ पे ये कहते हैं कि हमारे साथ मजाक मत कीजिए। रेमरो कहता है मैं तो एक सिंपल सा स्लाइम हूँ। ये लोग कहते हैं आप बेसिक स्लाइम हो पर आपकी जो एनर्जी है वो काफी ताकतवर, हम आपको महसूस कर सकते हैं। पर ये सोचता है आखिरकार ये सब किस बारे में बात कर रहे हैं। रेमरो फिर ग्रेट से इससे पूछता है कि आखिरकार ये सब किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं। सिस्टम इसे बताती है कि जितनी भी ऑरा इसके पास है इससे ये सारे मॉन्स्टर डर रहे हैं। रेमरो समझ जाता है ये सभी के सभी और जितने मॉन्स्टर इसे रास्ते में इसलिए नहीं दिख रहे थे क्योंकि इसके शरीर से ये ऑरा निकल रहा था। पर फिर भी गॉब्लिन्स ने इसकी हेल्प मांगने के लिए इसके सामने आ गए। ये सारे ऑरा को अपने अंदर संभाल लेता है। विलेज के चीफ रेमरो को कहते हैं कि आपके ऑरा को देखने के बाद हम समझ गए कि आप ही हमारी मदद कर सकते हो, इसी वजह से हम चाहते हैं कि आप हमारी मदद करो। रेमरो पूछता है कि आखिरकार प्रॉब्लम क्या है। तो विलेज के चीफ रेमरो को बताते हैं कि कुछ वुल्फ मॉन्स्टर ने इनके ऊपर हमला कर दिया अचानक से जबकि इन्होंने उसको कुछ बिगाड़ा भी नहीं था और धीरे धीरे करके ये इनके साथ ही वो घायल करते और कई लोगों की उन्होंने जान भी ले ली। वुल्फ ने इनके ऊपर एक बार हमला किया, 2 बार हमला किया पर वो बार बार हमला करते गए जिसकी वजह से इनका जो वॉरियर था वो भी उनके हाथों मारा गया। डेयर वुल्फ की आबादी कम से कम 100 के लगभग है और इनकी आबादी फीमेल्स को मिला के सिर्फ 60 की है जिसकी वजह से ये इनके खिलाफ फाइट नहीं कर सकते। तो रेमरो फिर विलेज के चीफ को कहता है वो गॉब्लिन वॉरियर लड़ा और उनसे जीत नहीं पाए। ये कहता है कि हाँ वो उनसे बिल्कुल जीत नहीं पाए, ये इन्फॉर्मेशन बिल्कुल करेक्ट है। वो मेरा बेटा था और उसका भाई, उसे हमारे गॉड ने नाम दिया था जिसकी वजह से वो हम सबसे ताकतवर था। तो यहाँ पे रेमरो फिर पूछता है कि आखिरकार आपके विलेज की हेल्प करने के बदले में मुझे क्या मिलेगा। तो गॉब्लिन के लीडर यानी कि चीफ इसे कहते हैं हम बदले में सिर्फ वफादारी दे सकते हैं, हम आपके साथ हमेशा रहेंगे, हम कसम खाते हैं। विलेज के चीफ रेमरो के सामने झुक के उसकी हेल्प मांगने लग जाते हैं। इन्हें देखने के बाद रेमरो को अपने जूनियर की याद आ जाती है। रेमरो की एक बुरी आदत है, वो किसी को भी ना नहीं कर पाता जब भी कोई उसकी हेल्प मांगता है। तो रेमरो सोचता है वो इनकी हेल्प करेगा पर अचानक से इन्हें वुल्फ की आवाज सुनाई देती है यानी कि जो वुल्फ का ग्रुप है वो इनके ऊपर हमला करने के लिए आ रहा है। सभी के सभी यहाँ पे डर जाते हैं। विलेज के चीफ भी सोच रहे होते हैं कि आखिर हम सब क्या करें। पर उतने में रेमरो बाहर आता है और कहता है कि हम सब मिलकर उन्हें डिफीट करने वाले, तो चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें बताऊंगा उन्हें कैसे हरा जाता है। और सभी के सभी गॉब्लिन्स रेमरो के सामने झुक जाते हैं और यहाँ से जो कहानी वो टू बी कंटिन्यू हो जाती है। मुझे माफ करना गाइस, ये काफी देर बाद आ रही है वीडियो। वैसे तो मैंने अपलोड करने का फैसला अगले दिन किया था पर एडिट किया और वगैरह वगैरह करके ये 3-4 दिन खिंच गया गए। पर कोई बात नहीं, आज मैंने सिर्फ इसका एक दूसरा एपिसोड डाला है। आगे आने वाले दिनों में मैं शायद लैपटॉप से एडिट कर पाऊँ जिसके बाद मैं शायद से 3 या 4 वीडियो एक साथ डाल दूँ, यानी कि मतलब पार्ट्स को एक साथ जोड़ के एक एपिसोड बना के डालूंगा जो कि 25 या आधे घंटे की होने वाली है। तो चिंता मत करो गाइस। एंड लास्ट में क्या ही कहूँ, थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।